सृष्टि दुबे, हर्षवर्धन सिंह, कृष्णा कुशवाहा, आकाश भट्ट, सादिक, अनुराधा, नेहा। चलो ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग नाराज हैं। सादिक भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अब जाके बोलिए ये इतना बोलने के बाद। चलो तो अभी जितने लोग जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। प्रीलिम्स की क्लास में कई लोग अभी थे और उन्होंने मानव शरीर संरचना से टॉपिक पढ़ा भी। अब हम लोग मेंस के टॉपिक पर आ गए हैं। जो लोग जुड़ गए हैं उनका स्वागत है, और जो अभी जुड़ेंगे बीच में उन लोगों का एडवांस में है। ठीक है, ये कौन है? अच्छा देखिए इनका स्वागत, ये भूपू बजा के स्वागत कर रही हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं और सिलेबस आप लोग निकाल कर रखिए। इसको हटाते हैं जो बोर्ड पर है, और मेंस का आज हम लोग यूनिट 3 शुरू करेंगे। मेंस पेपर 3 यूनिट 3 का पहला पॉइंट जो ऑफलाइन में चल रहा है उसका नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात भी कर लिया था एक दिन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस दिन कई लोग क्लास में नहीं थे क्योंकि आइडिया नहीं था लोगों को। तो आज हम लोग फिर शुरू से बेस बनाएंगे और आज से ही शुरू करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल के सभी लोग रख लो। कोई रईसी का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई भी रईसी का प्रदर्शन नहीं करेगा कि अपन झुकेगा नहीं। झुकना पड़ेगा, ठीक है ना? झुक के कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, झुकना सबको पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अवस्थी जी तो खैर आए ही नहीं है, और वो आएंगे तो बोलेंगे सर हमने सुना था कि आवाज़ नहीं आई थी। क्लास में जब वो ऑफलाइन मिलेंगे तो बोलेंगे सर हमने सुना था कि बीच में थोड़ी देर के लिए आवाज़ नहीं आई थी। तो सही है भाई, नहीं आई थी बीच में आवाज़, ये बताएंगे वो मुझे। तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता ही है कि कहाँ दिक्कत गई थी, कहाँ दिक्कत नहीं गई थी। चलो तो सिलेबस आप उठाइए और एक बार सिलेबस देखते हैं, उसके बाद टॉपिक शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मेंस में तो है ही, प्री में भी है। तो मैं सिलेबस सामने रख लिया और देखिए इस सिलेबस में पेपर 3 का यूनिट 3 बड़ा अतार्किक तरीके से बनाया हुआ है। पहले ही कोशिका संरचना कार्य पढ़ा लिया होता, जंतुओं का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण बता दिया होता, बट इसने पहले ही टॉपिक दिया है सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। और मैंने आप लोगों से कमिटमेंट भी कर दिया था कि यही पढ़ाऊंगा। अवस्थी जी आ गए? इधर हैं सर? अच्छा आप हैं क्या? मुझे लगा कि आप ऑफलाइन में डायरेक्ट आके बताएंगे कि क्या कमियां हैं, तो आप पे बड़ा मैं खुश रहता हूं। कबीर और रहीम बोल के गए हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, तो आप हमारी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर बताते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ये लगा कि आप, अच्छा आप ऐसे कमी ढूंढते हैं कि बिना आए ही कमी देख लेते हैं। एक तो होता है कि व्यक्ति आके देखता है कमी फिर बताता है, लेकिन आपके पास दिव्य दृष्टि है। चलो तो सिलेबस थोड़ा अतार्किक है, और मैंने आपसे कमिटमेंट कर ही दिया था कि सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि पढ़ेंगे तो पहले यही पढ़ेंगे। अब भले ही मुझे नोट करके कोशिका के बारे में अलग से पढ़ाना पड़ जाए, कोशिका वाला काम हल्का हो जाएगा, क्या करेंगे। तो आज शुरू से एक दिन की 20-25 मिनट की क्लास इस पर हो चुकी है, लेकिन मैं मान कर चल रहा हूँ कि आज 0 वाली क्लास है, 0 से चलेगा। मुझसे पूछे थे, कौन पूछे थे? अवस्थी जी। हाँ तो वो पूछे होंगे ना, आपसे पूछेंगे कि ये बताओ कि पूरे क्लास टाइम में कब कॉमेडी हुआ, कब थोड़ी आवाज़ में दिक्कत गई, कब वीडियो में दिक्कत गई, उसको डायरी में लिख लेंगे और फिर आके मुझसे बोलेंगे सर यहाँ यहाँ दिक्कत गई थी। तो ऐसे लोगों का तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो कमियों को बताएं। चलिए तो हम लोग मेंस, एमपीपीएससी मेंस, एमपीपीएससी ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए काम करेगा, बट हम बैच जो हमारा है एमपीपीएससी का, तो एमपीपीएससी बोल रहा हूँ, आरपीएससी में भी काम करेगा, यूपीपीसीएस में भी काम करेगा, यूपीएससी में भी काम करेगा, सब में काम करेगा। तो एमपीपीएससी मेंस का पेपर 3 का
यूनिट थर्ड, यूनिट वाइज बांटा हुआ है ये सिलेबस में। यूनिट थर्ड और यूनिट थर्ड का पहला मॉड्यूल या पहला पॉइंट नाम है, कॉपी पेन निकाल कर रखिएगा, साथ चलना है। उस दिन केवल समझाया था सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। थोड़ी सी भूमिका बना लेते हैं पहले इसका। चैप्टर को समझें उससे पहले मैंने सिलेबस देख के ही लिखा है, तो ध्यान रखें कि सिलेबस ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखा हो, सिलेबस में है। अब टॉपिक पे आते हैं। बात पीएससी हमसे क्यों चाहती है कि हम सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि के बारे में पढ़ें। तो आज आप देख रहे हो कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें इतना अधिक औद्योगिक रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा है। जो उद्योगों में रसायन पैदा हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उन रसायनों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज ये बोलता है कि आज खाने में क्या है, आज सब तो हम जहर खा रहे हैं, हर एक खाने में जहर है, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी गलत तरीके से कृषि की जाने लगी है अभी, सिर्फ उत्पादकता को बढ़ाने के चक्कर में। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर ली? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ऑन, और अगर आप बोल रहे हैं तो एक बार मैं देख भी लेता हूँ, नहीं तो बाद में फिर आप बोलेंगे कि नहीं हुआ। तो मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनिए आप, कि आज के समय में हर एक जो खाने की चीज़ें हैं वो औद्योगिक रसायनों का प्रयोग होने से बहुत ही जहरीली हो गई हैं। और जो हमारे स्वास्थ्य को हमने पढ़ा है आहार, पोषण और पोषक तत्व आपको पढ़ाया हूँ, तो जो आहार के गुण होने चाहिए वो आहार के गुण उस तरीके से न होकर उसमें कई प्रकार की विकृतियां आ गई हैं। हमारे शरीर का संचालन, हमारे शरीर के जो जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको बनाने के जगह पे कई तरीके के विषाक्तता भी वो पैदा कर रहे हैं। क्योंकि कृषि में हम आगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेलिंग और देखेंगे कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई कैसे। हरित क्रांति की शुरुआत अब देखेंगे, हाई यील्ड वैरायटी के बीज बनाए गए थे। हम देखेंगे HYV हाई यील्ड वैरायटी के, हालांकि ये संकरण वाले बीज थे, आजकल जेनेटिक वाले बीज आने लगे हैं, तो और उस पर एक डिबेट का मुद्दा है। खैर भारत में तो अभी खाने वाली चीज़ें जो हैं GM फसलें, उनका अनुमति नहीं है। जब भी अनुमति देने का प्रयास सरकार करती है तो कुछ NGO, कुछ संगठन लोग जाके धरना दे देते हैं, अनशन कर देते हैं, 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं। तो हमारी जो GEAC है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, वो अभी नहीं दी हुई है। केवल BT कपास हमारे यहाँ चल रहा है, और चोरी छुपे अगर आप लोगों में से कोई उगा रहा होगा BT ब्रिंजल वगैरह तो इलीगल है, पकड़े जाएंगे तो आपको अच्छी धुलाई होगी। टॉपिक पे आए तो हाई यील्ड वेराइटीज़ तो हुई ही, संकरण तरीके के वहाँ पे काम हुआ था। हम संकरण देखेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी में आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाया था, वो सारी बातें और ज़्यादा आपको क्लियर यहाँ हो जाएंगी जब हम इस टॉपिक के बाद अगले और यूनिट्स में, जब ये पूरे 3 यूनिट में जाएंगे आगे, तो संकरण से बना। और उसके साथ साथ क्या हुआ, रासायनिक उर्वरकों पर खूब जोर दिया गया। रासायनिक उर्वरक क्या होता है हम लोग बात करेंगे, खाद क्या होता है ये भी जैविक कृषि में हम बात करेंगे। रासायनिक उर्वरकों पर बात दिया गया। उसके बाद रासायनिक कीटनाशकों पर, कीटनाशक से बढ़िया है आप पीड़कनाशक बोलिए, रासायनिक पीड़कनाशियों पर या पीड़कनाशकों पर खूब जोर दिया गया। पीड़कनाशक में दोनों होते हैं, शाकनाशी जो कुछ पौधों को नाश कर देते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मिट्टी वहाँ उगे हुए हैं, और जो कुछ भी हम खाद या मिट्टी में जो उर्वरता है उस उर्वरता को वो खुद ही लिए जा रहे हैं, और जो हमारा मुख्य पौधा है वो नहीं ले पाता है, तो इसको भी नष्ट करते हैं। गाँव में अगर आप लोग खेती करते होंगे तो पता होगा, छोटा खेत है तो हम उसमें घास खरपतवार हो गई है तो उसको जाकर उखाड़ देते हैं हाथ से ही, और बहुत बड़ा खेत है हाथ से उखाड़ने लायक नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें पीड़कनाशी छिड़क देते हैं। ठीक है, तो निराई बोलते हैं उसको। कृषि उत्पाद तकनीक प्रीलिम्स में दिया हुआ है, वहाँ पे देखो तो उसको, उसी को निराई बोलते हैं लोग, निराई गुड़ाई। तो पीड़कनाशी, और दूसरा क्या शाकनाशी होता है, दूसरा कीटनाशी होता है कीटों को मारने के लिए। अब ये सारी चीज़ें हम नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल तरीके से ना करके हमने रसायनों पर इतनी ज़्यादा निर्भरता पैदा कर दिया कि इसके कारण आज जो हमारे कृषि उत्पाद हैं, कृषि से उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं वो पोषण तो दे रही हैं, लेकिन पोषण के साथ साथ हमको और भी कुछ दे रही हैं।
जिसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और ये बात अब धीरे धीरे विकसित देशों को तो पता है भी, हमारे यहाँ भी जागरूकता बनने लगी है कि हम इस प्रकार के अगर कृषि करेंगे तो हमारी भूमि की उर्वरता भी खराब हो जाएगी, भूमि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी, मिट्टी मृदा, उसके साथ साथ और भी पर्यावरण पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसके साथ साथ मानव शरीर पर जो उसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है वो पड़ ही रहा है। तो अब धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है बात कि हमें कृषि ऐसी करनी चाहिए जो जैविक रहे, अर्थात जिसमें इस रासायनिक उर्वरक, औद्योगिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या तो खत्म ही कर दें, न ही करें, या फिर खत्म करने से पहले थोड़ा थोड़ा करके खत्म करें, धीरे धीरे इस चीज़ को खत्म करके हम जैविक कृषि पर आ जाएं। जब पढ़ेंगे तो मैं हमें बताऊंगा कि कैसे क्या होगा, कैसे नई नई तकनीकें इसमें आ रही हैं। तो ये एक तो मुद्दा हुआ कि जैविक हमारे सिलेबस में क्यों दिया है। अब दूसरी चीज़ आपके दिमाग में ना कि सर ये सूक्ष्म जीव हमारे सिलेबस में क्यों दिया है, इसका भी कारण है क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी सूक्ष्म जीवों के चारों तरफ आसपास ही कटती है, इनके एनवायरनमेंट में ही कटती है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, बहुत से सूक्ष्म जीव यहाँ पे हैं, हमारे त्वचा पर भी बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, कहीं भी हैं आप, तमाम सूक्ष्म जीव हैं। और उसमें से कुछ सूक्ष्म जीव कैसे हैं, शत्रु हैं हमारे, जैसे ये कोरोना भैया हैं कालीन भैया नहीं, कोरोना भैया। कोरोना भैया हमारे लिए हानिकारक हैं, वैसे तो उस सीरीज में कालीन भैया भी हानिकारक ही रहते हैं लोगों के लिए। तो कोरोना क्या है, नुकसानदेह है। लेकिन आप दही में देखोगे, दही में भी जीवाणु हैं, लैक्टोबैसिलस, दूध में है, हमारे आंतों में है बहुत से, वो हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। तो हमें कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए या हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल हैं, अच्छे हैं, तो उनका हमें उपयोग करना है, उनका हमें क्या करना है, अपने लाइफ में उपयोग करना है। और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं हैं उनसे हमें बच के रहना है। दो तरीके से इसका दिमाग में रखना है। अब ये अस्पष्ट बात है, अगर ये बोल दिया होता ना कि सूक्ष्म जीव जैविक कृषि में प्रयोग होने वाले सूक्ष्म जीव, तो चैप्टर छोटा हो जाता। और पहली बात कि एमपीपीएससी ने सिलेबस अभी बदला है और इस नए सिलेबस से एक भी मेंस नहीं हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। नए सिलेबस से क्लियर हो, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर हो तो एक मतलब आवाज, हाँ ठीक है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, ये आपको इंटरव्यू में कहीं बोलने के लिए काम करेगा कि चैप्टर का बारे में जाने पहले हम क्या है। तो सूक्ष्म जीव, अगर वो बोला होता कि जैविक कृषि में सूक्ष्म जीव, तो हमारा चैप्टर छोटा हो जाता। लेकिन उसने बोला है सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, तो क्या पता कि वो सूक्ष्म जीव कितने हानिकारक वालों का भी चाहता है, लाभदायक वालों को भी चाहता है, या लाभदायक भी चाहता है। तो लाभदायक कई प्रकार के हैं, कृषि के लिए लाभदायक अलग ही हैं। हम देखेंगे कि कुछ पौधे हैं, दलहनी फसलें, उनके जड़ों में गांठ बनाकर राइजोबियम कुल के जीव रहते हैं। और राइजोबियम कुल के जीव क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है, पौधे नाइट्रोजन को, जो हमको पता है कि वायु के संगठन में सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस है, लेकिन डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को पौधे नहीं ले पाते हैं। तो वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो जीव फिक्स करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिक्सेशन बोलते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं अमोनिया के रूप में, अमोनियम के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। मिट्टी में भी नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ फसल को भी नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा प्रोवाइड कर देते हैं। सहजीवी प्रकार का जीवन उनका होता है, जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको वो भी यहीं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बाकी इन्वायरमेंट में उसको देखा जाएगा। तो ये सूक्ष्म जीव जो हैं हमें इसलिए पढ़ना है कि जैविक कृषि जब करेंगे तो जैविक कृषि के लिए हमको रासायन तो प्रयोग करना ही नहीं है, और जब रासायन प्रयोग नहीं करना है तो हमको सूक्ष्म जीव पर आधारित उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा या खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। हम देखेंगे आजकल जैव उर्वरक आ गए हैं, आजकल क्या आ गए हैं, जैव उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो जीवों पर आधारित है, जैव उर्वरक बनने लगे हैं। तो चैप्टर का मतलब इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि चैप्टर है क्या और चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि एज अ प्रशासनिक अधिकारी हमें इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि क्या है ये। आप किसी क्षेत्र में हो तो वहाँ पे लोगों को या इस टाइप की चीज़ों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हो। आपको ये एक प्रशासनिक अधिकारी हो तो जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको जैविक कृषि पता ही नहीं है
आप बोल रहे हो रासायनिक उर्वरक खूब डालो, ये जैविक कृषि करो, तो इसलिए इसको पढ़ना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्जाम निकालना है, ठीक है ना। अब चैप्टर क्यों शामिल किया है, थोड़ा सा हमने इस पे बात कर लिया, इस पे और भी लंबी चर्चाएं की जा सकती हैं, बट मतलब नहीं है, आप इतने से कहानी समझ गए होंगे। अब हमको सबसे पहले यही जान लेना जरूरी है कि इसमें 2 टर्म हैं जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस में 2 शब्द यूज किए गए हैं, एक है सूक्ष्मजीव और दूसरा है जैविक कृषि। तो जैसा कि हर एक चैप्टर जब भी मैं शुरू किया हूं, आप लोग जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे ऑफलाइन में, ज़्यादा तो ऑफलाइन में ही पढ़े हैं, तो शुरुआत हमेशा मैं करता हूं तो पहले चैप्टर का नाम के बारे में समझाऊंगा और उसके बाद चैप्टर का एक हल्का फुल्का टीजर लगाते हैं, जैसे फिल्मों में आजकल अभी मोबाइल में ऑन किया, उसमें देखा राधे श्याम का टीजर आया हुआ है, ट्रेलर आया हुआ है 1 मिनट का। खैर आप लोगों को पढ़ाने के चक्कर में अभी देख नहीं पाया हूं मैं, आप लोग ऐसा नहीं कि मैं बता दिया तो आप लोग सोचे चलो यार थोड़ी देर में देख के ही आता हूं निकल के, बता दिए हैं तो वैसे ही एक ट्रेलर या टीजर लगाते हैं पूरे चैप्टर के बारे में और फिर धीरे धीरे उसी को विस्तार करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि फिर एक बार ही पढ़ेंगे, उसके बाद फिर किसी कोचिंग का दर्शन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी है। शॉर्टकट में कुछ नहीं अपनाएंगे, क्रैश कोर्स नहीं कर रहे हैं। 20 वो ऐड आता है ना, टॉस कराया और बोल दिया कि जीत गए 2020 वाला, शॉर्ट में निपटाओ। शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे, थोड़ा लंबा निपटाएंगे, थोड़ा लंबा समय लगा लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि उसमें सब कुछ शामिल हो जाए। जीएस के माध्यम से, विशेषज्ञता के माध्यम से तो ये अपने आप में 6 महीने का कोर्स हो जाएगा। डिप्लोमाएँ करा रही हैं आजकल यूनिवर्सिटीज़, इनमें डिप्लोमा डिग्री दे रही हैं जैविक कृषि पर, किसान विज्ञान केंद्र पर इस पर काफ़ी प्रशिक्षण चल रहा है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हमारे प्रकृति में, आप आज नोट बनाते चलेंगे, उस दिन की क्लास सबको इन्फॉर्म नहीं था, इसलिए मैंने उस दिन इतना जोर नहीं दिया। आज सब कुछ आप साथ चलते रहेंगे, जो कुछ यहाँ बोल के समझा रहा हूँ उसको भी कहीं साइड में मार्जिन लगा के आप लिख सकते हैं, काम करेगा। ये तो लिखना ही है। हमारे प्रकृति में कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं, हमारे प्रकृति में कुछ जीव ऐसे पाए जाते हैं जो मनुष्य की, हम मनुष्य की ही बात करें, जीवों से हमें समझ में नहीं आएगा कि वो देखा कि नहीं देखा, वो भी देखते हैं, जो मनुष्य को मनुष्य की नग्न आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। नग्न आँखों या नेत्रों द्वारा, नग्न आँखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि भौतिक उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं, सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। हमारे प्रकृति में, मैं भी बोल रहा हूँ ना कि आपके आसपास कुछ लोगों के तो नाक पर बैठे होंगे, कम से कम 10-20 हज़ार बैठे होंगे नाक पर, कुछ लोगों के मुंह पर, किसी लोगों के होठ पर बैठे होंगे, किसी के पीठ पर, किसी के पेट पर, तमाम प्रकार के शरीर पर तो बैठे ही हैं, कितना भी नहा लो। अब बाहर भी घूम रहे हैं, इनको देखने के लिए आपको क्या सूक्ष्मदर्शी लेना पड़ेगा। जैसे ही सूक्ष्मदर्शी लेंगे, अच्छा सूक्ष्मदर्शी भी वो ल्यूवेन हॉक वाली नहीं, रॉबर्ट हुक वाली नहीं, वो तो बहुत ही, उनका उतना वो चीज़ें नहीं था। आज सूक्ष्मदर्शी बहुत पावरफुल हो गई हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, और भी फिजिक्स के पार्ट होते हैं इसमें, तो बहुत ही शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी आने लगी हैं, और उसके कारण इनको बहुत बारीकी से हम देख सकते हैं, उसमें बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं सूक्ष्मजीव। अभी सूक्ष्मजीव जो हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है क्या, पादप जगत और जंतु जगत का वर्गीकरण, कुल मिला के जीवों का वर्गीकरण। तो जीवों का वर्गीकरण एक पूरा टॉपिक बनता है, जिसमें अलग अलग लोगों ने वर्गीकरण करना शुरू किया। कुछ लोग बोलते हैं एरिस्टोटल, अरस्तु ने शुरू किया, फिर थियोफ्रेस्टस किए, फिर लिनियस ने बताया, कोई 2 जगत किया, कोई 3 जगत किया, फिर बाद में आके ठीक ठाक अगर कोई किया तो व्हिटेकर ने किया 5 जगत वर्गीकरण। बट उसमें भी उन्होंने वायरस को छोड़ दिया, वायरस को कहीं लिया नहीं। तो एकदम लास्ट में जो नया वर्गीकरण आया, कोई बताएगा नाम,
आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण का जनक कौन है, किसने किया था? प्रीलिम्स में पूछ सकता है कभी ये। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत बोला है ना प्रीलिम्स में, क्या भरोसा इस बार यही पूछ ले वो कि आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण के जनक कौन है, या किसने आधुनिक 5 जगत का वर्गीकरण किया है। एक तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर ने किया ही है, कुछ लंबे समय तक चला भी और बहुत ज़्यादा गलती उसमें नहीं था, कुछ गलतियां थी। आधुनिक कौन किया है? कितने बहादुर बता देंगे? बोलो। अरे यार नहीं आता है तब भी बोलो। कुछ लोग तो मुझसे इसीलिए नाराज रहते हैं कि यार इसका मैनर नहीं है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ने के मिजाज से आते हैं, घर से जबरदस्ती आ गए हैं पढ़ने के लिए, वो तो मुझ पर इसी बात से लेके गुस्सा रहते हैं कि एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में तो क्वेश्चन पूछता ही है, देखो इनको जरा सा भी हम पर वो नहीं हो रहा है, फिर से ऑनलाइन में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यार बहुत क्वेश्चन पूछता है ये शिकायत है लोगों को मुझसे। कोई बताएगा? चैट नहीं आ रहे हैं क्या? आ तो रहा है। अरे तो नहीं पता ये भी बोल दो ना, नहीं पता बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैं थोड़ी नहीं बोलता हूँ कि सही बताओ। मैंने आज तक चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन अभी चल रही है, कभी बोला हूँ कि सही बताओ। बोलना सीखो, अभी से बोलना सीखोगे तब तो इंटरव्यू में बोल पाओगे ना। हर चीज़ पता थोड़ी नहीं है, हर चीज़ मुझे भी नहीं पता है। दुनिया की कोई ऐसा शक्ति नहीं है, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मुझे सब कुछ पता है। बोलता है तो वो पागल है। भगवान को भी सब कुछ पता नहीं था, नहीं तो रावण को नहीं मार दिए होते वो। विभीषण ने बताया कि भैया नाभि में मारो इसके, मुंह और गर्दन में मारे जा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया की कोई शक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको सब कुछ आए। लेकिन बोलना सीखो। जब मैं बोल रहा हूं कि गलत बोलो सही बोलो तो बोलो। चलो, जो आधुनिक वर्गीकरण किए हैं ना उनका नाम क्या है? मार्गुलिस और स्क्वार्टज। आगे बता दूंगा मैं, क्योंकि पढ़ाऊंगा डिटेल में ही मैं। आधुनिक वाला जो वर्गीकरण किया गया है ना उनका नाम है मार्गुलिस। कभी प्रीलिम्स में पूछ लेगा MPPSC। मार्गुलिस और दो लोग हैं, मार्गुलिस और स्क्वार्टज। कहीं लाइन बना के कहीं साइड में लिख लो, आगे आएगा तो देखेंगे। स्क्वार्टज, ठीक है। ये दो लोग किए थे। इनको बोलते हैं आधुनिक 5 जगत के वर्गीकरण के जनक, आधुनिक 5 जगत वर्गीकरण के जनक। और ये 1982 में किए, 1982 में किए, जब अपनी क्लास लिए, जैसे आप लोग ले रहे हैं ना ऐसे ही। अब ये बात आप लोगों को हजम नहीं होगी, मजाक लगेगा। चलो, तो आधुनिक 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया है? मार्गुलिस और स्क्वार्टज। और रियल में ठीक ठाक कर लिया था R.H. व्हिटेकर। खैर देखेंगे। तो ये हमारे प्रकृति में कुछ जीव पाए जाते हैं जो मनुष्य की नग्न आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं, भौतिक उपकरणों सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये अक्सर किस में आते हैं? ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनके लिए एक विशेष वर्ग बनाया गया है। 5 वर्गीकरण मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ पे 5 जगत का वर्गीकरण नहीं बता रहा हूँ। या लिखना हो तो एक काम करो, यहीं जस्ट नीचे लिख लो कि यहीं नीचे लिख लो कि सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः, आगे तो डिटेलिंग कराऊंगा, ये तो अभी चैप्टर के बारे में समझा रहा हूं तुम लोगों को। सूक्ष्म जीवों, समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई ढंग की होनी चाहिए। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में रखा गया है। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा किंगडम, मोनेरा जगत में रखा गया है। प्रीलिम्स में भी पूछ लेगा भाई, मेंस में ही पूछ लेगा। सूक्ष्म जीव है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूक्ष्म जीवों को किस जगत में रखा गया है, वर्गीकी के किस जगत में रखा गया है। बस लिख दो को मोनेरा, नंबर मिल जाएगा। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः मोनेरा जगत में स्थान प्राप्त है। अब ये जगत से नीचे क्वेश्चन मार्क लगा लो कि जगत क्या, तो लिखोगे जीवों के वर्गीकरण का
जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत है। और मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बायो अभी नहीं चल रहे हैं कि हम आपको विटेकर भी बताएं, मार्गुलिस भी बताएं, उनकी कमियां बताएं, ये अभी काम भी नहीं है। आगे देखेंगे जब वर्गीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ी बहुत बात करेंगे। जीवों के वर्गीकरण का 5 जगत हैं, 5 जगत में किया गया है। मैं पहले ही बताया कि 1969 में अमेरिकी विद्वान R.H. विटेकर ने किया था। R.H. विटेकर ने किया था और बाद में इसमें संशोधन किया गया मार्गुलिस और स्क्वाटज ने। कौन से 5 जगत बनाए? मैक्सिमम लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, फटाफट लिख लो 5 जगत कौन कौन से हैं। अब इसमें कोशिका की भी बात आ जाती है, लेकिन ठीक है 5 जगत कौन कौन से लिखो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, 5 जगत लिख लो यहाँ डायग्राम बना के। फिर सूक्ष्म जीव को अभी हम रुक के पढ़ेंगे, उधर वाला थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं। प्रोटिस्टा आज केवल चैप्टर का खाका बना लेते हैं कि चैप्टर पढ़ेंगे क्या। प्रोटिस्टा, मोनेरा, किसमें क्या आएंगे ये आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक डिटेलिंग जब पढ़ेंगे तो मैं इसको बताऊंगा। प्लांटी, कवक और लास्ट होता है एनीमेलिया। सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। एनीमेलिया, तो अभी ध्यान रखेंगे आप, मेरे हिसाब से मोनेरा पहले लिखना तो क्रम सही रहेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आगे पढ़ेंगे हम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनीमेलिया। तो सूक्ष्म जीव क्या है हम समझ लिए। ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म जीव मुख्यतः हम सूक्ष्म जीवों को 4 मानते हैं। मुख्य रूप से सूक्ष्म जीव को 4 मानते हैं हम। छोटी क्लास की एनसीईआरटी देखोगे उसमें भी मुख्य रूप से 4 बताया हुआ है और हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। तो एक क्या है? कवक, जीवाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, और उसके बाद इसमें एक और रख सकते हो, किसको? शैवाल को। शैवाल, आपके दिमाग में आएगा विषाणु कहाँ गया, तो विषाणु हम देखेंगे। विषाणु को ये R.H. साहब ने तो रखा ही नहीं था और फिर उसका वर्गीकरण में थोड़ी अंतर हो जाती है। विषाणु में आप लोगों को वैक्सीन वाले में पढ़ाया हूँ, और पर जब पढ़ाया था संक्रामक रोग तब विषाणु का अलग से बताया था मैं आपको कि विषाणु क्या है। विषाणु सजीव नहीं होता है, उसको बोलते हैं, उसको एक्टिव इनएक्टिव बोलते हैं। वो पूरी कहानी अलग से मैं नोट डलवा के कहीं लिखवा दूंगा, अभी उसको छोड़ो। यहाँ एक काम करो, विषाणु लिख के क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो ये 5 जगत वर्गीकरण। इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर का एक प्रारूप बना रहे हैं, आगे विस्तार देंगे। जो सूक्ष्म जीव हैं ये कुछ क्या होते हैं, हमारे लिए मित्र होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और कुछ शत्रु होते हैं। कोरोना भैया शत्रु हैं, केचुआ मित्र है। हालांकि केचुआ को सूक्ष्म जीव ना बोले हम, वो तो कृमि वगैरह में आ जाएगा। जैसे राइजोबियम कुल के हैं, वो क्या हैं? मित्र हैं। जो लैक्टोबैसिलस वाले हैं वो मित्र हैं। तो कुछ मित्र हैं और कुछ शत्रु हैं। मित्र और शत्रुओं की भी बात करेंगे कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लोगे कि इसमें और जैसे सूक्ष्म जीव है, तो इस सूक्ष्म जीव का अभी तो क्लियर है। यहाँ पे एक बार हैंड रेज करो। हाँ, और एक कोई चैट भी करो। चैट तो आ रहा है ना, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन बीच में पूछना रहे तो भोंपू बजाओगे तब मैं चैट देख पाऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें ठीक चल रही हैं। मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं तो उधर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि बार बार मुझे फिर वहां तक नहीं देख पा रहा हूं। चैट दिख जाते हैं, ऊपर नीचे आते हैं, भोंपू बजा देना अगर दिक्कत होगी तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो मित्र हैं, ये मानव कल्याण में उत्तरदायी होते हैं। मानव कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये कई तरीके से होते हैं। तो
कुछ घरेलू उत्पाद में देखो कहाँ कहाँ जरूरत होते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग बेसिक बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तक मेंस इस पैटर्न पे हुआ नहीं है। तो क्या भरोसा वो पूछ ले कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के बारे में बताइए। हमारे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से लाभदायक हैं, तो फिर बोलोगे अरे यार तो कृषि में केवल हमने पढ़ लिया था। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग समय लगेगा, लेकिन एक बार मेंस हो जाएगा थोड़ा और समझ में आएगा कि क्या चाहता है वो, लेकिन अभी तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव बनाते रहो। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, लाभ मित्र की बात कर रहा हूं, दुश्मनों को तो हमने पढ़ लिया है। रोग में, स्वास्थ्य रोग वगैरह में दुश्मनों को काफ़ी पढ़ा है कि कितने प्रकार के रोग कैसे क्या। दुश्मनों की बात आज करेंगे नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, दोस्त की बात करो। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उद्योगों में कुछ बना रहे हैं उसमें, तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तीसरा हम बोल सकते हैं प्रतिजैविक एंटीबॉडी, प्रतिजैविक या ऐसे बोलो चिकित्सा में सूक्ष्म जीव। पेनिसिलिन, जो भी एंटीबायोटिक एंटीवायरल खासकर एंटीबायोटिक चीज़ें बनती हैं उसमें इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बनती है। इवन वैक्सीन जो हमारी चल रही है वो भी तो उन्हीं से है ना, उन्हीं से मतलब कि उसी के रूप से हम कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैं होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में भी पढ़ाया हूँ और जब रोग पढ़ाया था तब भी बताया था। दूसरा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, अधिकतम लोग यही पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि सिलेबस क्रैक होना चाहिए, आपको सिलेबस कंफर्म होना चाहिए कि सिलेबस में अस्पष्टता है। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये पूरा फर्स्ट पेज पे डायग्राम आपको बनेगा कि इसको देख के आप समझेंगे कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। चाहे टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए आपको पढ़ना पड़ेगा। खैर मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाए तब भी आपको इतना करना पड़ेगा। अगला क्या है, पदार्थों के चक्रीकरण में, एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, ये एनवायरनमेंट में पढ़ोगे। पदार्थों के चक्रीकरण में, पदार्थों के चक्रीकरण में सूक्ष्म जीव। कोई एक कुत्ता मर गया मान लो, कोई अपने पर नाम नहीं लेना है इसको कि ये क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह। मान लो कोई कुत्ता मर गया तो उसको फेंक देते हैं कहीं, तो सूक्ष्म जीव आते हैं उसको सड़ा गला के मिट्टी जैसा बना देते हैं, उसके नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ क्या कर देते हैं, फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। वायु का चक्रण आपको पता है, नाइट्रोजन चक्र पता है, छोटी क्लासों में दिया रहता है, तो एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए। मैं यहाँ बता देता हूँ कि पदार्थों के चक्रीकरण में सूक्ष्म जीव हैं। हर चीज़ का, वाटर का, पानी का चक्रीकरण हो रहा है, हर चीज़ के चक्रीकरण, तो कुछ चीज़ें के चक्रीकरण में किसका योगदान होता है, सूक्ष्म जीवों का, ये दिमाग में रखेंगे। अगला बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ना है आपको, एनर्जी वाले में काम आएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। और इसके बाद क्या बोल सकते हैं एक और, तो वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल, जो सब मल, जो सीवेज लाइन चल रही है ना, सिंगापुर जैसे देश हैं वो क्या करते हैं, सीवेज लाइन का उपचार करके जीवाणुओं के माध्यम से, और फिर उस पानी का प्रयोग कृषि में बाकी जगहों पे कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी अब इसको बोला जा रहा है कि करना पड़ेगा, नहीं तो पानी की कमी, आपको पता ही है कि 4% पानी पूरे विश्व का हम रखते हैं जो पीने योग्य है या जो हमारे कृषि करने योग्य है, और उसमें धीरे धीरे हर शहरों का जो वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। भूगोल वाले टॉपिक में आप इसको एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में देखेंगे। तो बायोगैस के उपचार में, उसके बाद वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल भाई, बायो टॉयलेट का नाम सुने हो ना, बायो टॉयलेट। आजकल हमारे जो रेलगाड़ियां हैं ना, रेलगाड़ियों में अब वो टॉयलेट नहीं लगा हुआ है कि पहले उस पर टॉयलेट करते थे लोग तो नीचे जो पटरी है उस पर गिरता था। अब शायद ही कोई ऐसी ट्रेन होगी, अदरवाइज सारे ट्रेनों में बायो टॉयलेट लग गया है। उस बायो टॉयलेट में इसी प्रकार के जीवाणु हैं, उनको जीवाणु को सिंथेटिक रूप से उनको ले जाके वहाँ छोड़ा जाता है, और वो क्या करते हैं, उसका उपचार करते रहते हैं।
पानी में बदल देते हैं, किसी और चीज़ में बदल देते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ों में वो बदल देते हैं। तो आप ट्रेन में अगर कभी जाना, कितने लोग ट्रेन में बैठे हो? अरे कुछ ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं, बोलते हैं सर मैं ट्रेन में कभी बैठा ही नहीं हूँ। ऐसा कोई तो नहीं है? और कभी बैठना तो ज़रूर टॉयलेट यूज करके देखना। बैठे हैं आप तो कमाल ही कर दिए हैं फिर। चलो, तो वाहित मल के उपचार में, उपचार हम लोगों ने रोग पद्धति में उपचार का मतलब अलग समझ रहे थे, यहाँ अलग है, ठीक है ना? वैसा ही कुछ वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव, अगर इस तरीके से चीज़ों को पढ़ लोगे, भले ही 2-2, 10-10 लाइन पढ़ो, सब पर 10-10 लाइन पढ़े हुए हो, जब कुछ लिखने को आ जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्वेश्चन आ जाता है, तो सिर्फ एक डायमेंशन कवर करोगे ना, कृषि वाला, कि कृषि के लिए उपयोगी होते हैं, घुमा घुमा के बीए जैसा लिखोगे, नंबर नहीं मिलेगा। इसी को अगर 2-2 पॉइंट अगर सारे में से लिख दोगे तो क्वेश्चन का डायमेंशन मल्टी डायमेंशन हो जाएगा, और चेक करने वाले को भी लगेगा कि हाँ यार इसने रियल में पढ़ा है। और ये कोई बीएससी एमएससी का नहीं है, कोई विशेषज्ञता का नहीं है, छोटी क्लासों में है, जाकर देखोगे तो। अगर 6ठी से 10वीं तक का तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, उसमें भी कई जगहों पे मिल जाएगा इसके बारे में। 8वीं क्लास का तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ना, होमवर्क है तुम लोगों का, लिख लो। होमवर्क तुम लोगों का है 8वीं क्लास का, मैं वैसे ग्रुप में डाल ही दूंगा आपको, क्यों आप टेंशन मत लीजिए। 8th क्लास की एनसीईआरटी है जो नई वाली आई है, उस एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। नाम है चैप्टर का सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इतनी बातें तो वहाँ नहीं मिलेंगी, जाहिर सी बात छोटे बच्चों की किताब है, लेकिन बहुत कुछ आपको वहाँ समझ में आएगा। 10 पेज की किताब है, 10 पेज होगा अधिकतम, इसमें 12 पेज। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 2 पढ़ना है, मैं आपको अभी सेंड कर दूंगा ग्रुप पर ही, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो एक छोटे क्लासों की बातें हैं। अब इसको कुछ लोगों का, जैसे ये मैं इतनी बातें बता रहा हूँ ना, वो बोलते हैं यार कृषि वाला केवल पढ़ा दीजिए सर, क्रैश कोर्स करना है। तो क्रैश हो जाता है उनका, क्रैश हो जाता है कैरियर ही। फिर वो 4 बार पढ़ते हैं, एक बार कृषि वाला पढ़ते हैं, दूसरी बार बोलते हैं कि अरे यार तो एग्जाम में वाहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव आ गया, अब इसका पढ़ेंगे, तो केवल इसका पढ़ लेते हैं। ऐसे ही फिर वो पूरा पाषाण काल से, 9 पाषाण काल से, हड़प्पा काल से यहीं इंदौर में बैठे रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। एक बार पढ़ो, समय 1.5 साल लग जाए, 1.25 साल लग जाए, लेकिन पूरी ढंग की तैयारी कर लो कि फिर ये ना लगे कि हम पढ़े नहीं हैं। चलो, वाहित मल के उपचार में और सूक्ष्म जीव का काम कहाँ हो सकता है? तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण दिखाई दे रहा है यहाँ, रुको यार यहाँ नहीं लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ। जैव क्या, मैं इधर लिख देता हूँ, जैव नियंत्रण कार्यों में सूक्ष्म जीव। अभी और भी हैं प्रदूषण में। अभी जैसे एक जीव बनाया गया है जिसका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव ऑयल जैपर। बताया था आप लोगों को मैं बायोतकनीकी में, ऑयल जैपर। ये क्या होता है? जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल पेट्रोलियम वाला, वो आता है समुद्र के माध्यम से। तो कई बार ऑयल स्पिलिंग हो जाती है, तेल गिर जाता है पानी पर तेल गिरेगा तो ऑक्सीजन उसमें घुल नहीं पाती है, तो नीचे जो जीव जंतु हैं जिनको ऑक्सीजन मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, मरने लगते हैं वो। तो उसको साफ करने में बड़ा तकलीफ लगती थी। अब ऑयल जैपर जैसे जीव बना लिए गए हैं, और भी कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ले जाके वहाँ छोड़ दो तो वो तेल को मज़े से खाते हैं। उनको लगता है कि आज का तो दिन बन गया, बढ़िया उसका पैक बना बना के पीते हैं, लेते हैं वो, और धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारा बात लिख लो। इन पे हम लोग कम से कम 10-10 लाइन, 5-5 लाइन का चीज़ें समझेंगे कि क्या है। मानव कल्याण में उत्तरदायी होते हैं मित्र वाले। घरेलू उत्पादों में इडली बनाना है आपको, दही जमाना है आपको, पाव रोटी बनाना है आपको, और भी कुछ त्यौहार के दिन बनाते हैं जिसको फुलाने की आवश्यकता है, तो उसमें आप देखते हो ईस्ट लेकर आते हो। ईस्ट अपने आप में क्या है? ईस्ट, YEAST, ईस्ट क्या है? एक सूक्ष्म जीव है। तो देखेंगे हम घरेलू उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में, चिकित्सा में, उर्वरक के रूप में,
अगर कुछ लोग, मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि उर्वरक के रूप में शायद यहाँ पे बोला होगा, लेकिन सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि बोला है। एवं बोला है मतलब हो सकता है कि ये पूछ ले, पदार्थों के चक्रीकरण में, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, वाहित मल के उपचार में, जैव नियंत्रण में या प्रदूषण में। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और होनी चाहिए कि अगर मान लो तुम यहाँ इसको नहीं पढ़ते हो, तब भी इसको टुकड़ों में 4-5 जगह पढ़ोगे, एनवायरमेंट में पढ़ना ही पड़ेगा। मिट्टी, आजकल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जब मिट्टी पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, तो कई जगहों पढ़ना पड़ेगा। तो एक जगह कंसाइल कर लेंगे हम लोग तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक जगह अगर इसको इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई जितना मैंने बोला? किसी को जापानी या चाइनीज तो नहीं लगा? हैंड रेज करो। ठीक है, तो अभी हमने बेसिक तौर पे ये जान लिया कि सूक्ष्म जीव क्या है। आज अगर क्लास से आप निकल के जा रहे हैं तो सूक्ष्म जीव लोगों को बता पाएंगे कि सूक्ष्म जीव का मतलब हम क्या जानते हैं। सूक्ष्म जीव मोनेरा जगत में रखते हैं। 5 जगत का वर्गीकरण है, उस जगत में मोनेरा आता है। इस जगत का वर्गीकरण R.H. व्हिटेकर ने 1969 में अमेरिकी वैज्ञानिक है किए थे। किस आधार पर किए थे अभी जरूरत नहीं है हमें बताने का। इसमें मोनेरा जगत में आता है मुख्य रूप से 4 जीवाणुओं को हम मानते हैं, जो 4 सूक्ष्म जीव को मानते हैं। कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु भी हैं। लेकिन विषाणुओं को अभी भी बहुत से लोग मतलब इनको जीवित और मृत में रखना ही नहीं है, इसको एक्टिव इनएक्टिव में ही रखना है। इनको माहौल मिलता है तभी ये बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बताया था संक्रामक रोग में माहौल कैसे मिलेगा। इनका उपयोग ये कैसे होते हैं, तो कुछ शत्रु होते हैं, कुछ मित्र होते हैं। शत्रुओं की बात आज नहीं करते हैं, मित्र की बात करते हैं। शत्रु की बात रोग में कर चुके हैं। मित्र में मानव कल्याण में उत्तरदायी होते हैं, वही मित्र कहलाएंगे। इन कामों में आते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब सूक्ष्म जीव समझ गए, अब जैविक कृषि थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि जैविक कृषि का मतलब क्या है। लगभग आप समझ गए होंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इसके विस्तार में चलेंगे कि एक एक बिंदु का विस्तार करेंगे। सूक्ष्म जीव को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जैविक कृषि का करेंगे। लेकिन मैं एक बार इसका पिक ले लेता हूं, जिससे कि आपको ग्रुप में डाल दूंगा। मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा। तो वैसे तो आप लोग एप्लीकेशन से ले नहीं पाओगे, एप्लीकेशन में ये सुविधा है नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए कि कोई इसका मिसयूज ना करे, मेरे हिसाब से इसको ऑन करूंगा मैं कि आप पिक ले लो। पिक लेने वाला सिस्टम इसमें शायद ऑन करने का अगर होगा कोई ऑप्शन तो मैं ऑन कर दूंगा कि कम से कम आप स्क्रीनशॉट तो ले लिया करोगे। चलो अब थोड़ा सा हम सूक्ष्म जीव खत्म नहीं हो गया, सूक्ष्म जीव का ट्रेलर टीजर आ गया है, अब रिलीज करेंगे धीरे धीरे इसको। अब बात करते हैं जैविक कृषि का। थोड़ी बात समझ लेते हैं जैविक कृषि का कि जैविक कृषि का मतलब हम किसी को क्या बताएं। लगभग आपको समझ में आ ही गया है कि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, हमें जो कुछ भी करना है वो ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करना है। तो जैविक कृषि क्या है, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्या बोलेंगे हम। जैविक कृषि का मतलब क्या है। तो जैविक कृषि का मतलब क्या है, कृषि का ऐसा रूप 3 नंबर में ही पूछ लेगा। जैविक कृषि क्या है, कृषि का ऐसा रूप या ऐसी पद्धति जिसमें औद्योगिक रसायनों का प्रयोग नहीं करते हुए फसल उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पशुपालन भी इसमें होता है। तो पशुपालन में भी चिकन में आपको इंजेक्शन नहीं लगाना है कि चिकन 100 ग्राम का 2 दिन में 2.5 किलो का हो जाए। तो कृषि का ऐसा जिसमें औद्योगिक रसायनों का प्रयोग नहीं करते हुए फसल उत्पादन किया जाता है। इसमें अतिरिक्त पोषक, मिट्टी में पोषक तत्व तो हैं ही, अतिरिक्त पोषक तत्व हम बाहर से डालते हैं। तो इसमें अतिरिक्त पोषक तत्वों हेतु
जैविक खादों का व पीड़कनाशी के रूप में जैव पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैव पीड़कनाशी का प्रयोग किया जाता है। तो सब कुछ प्रयास करेंगे हम कि इसमें जैविक रहे, कुछ भी रासायनिक न रहे। मैं आपको बताया था कि इस चीज़ को पालन करते हुए एक हमारा राज्य है सिक्किम। ये सिक्किम राज्य जो है पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य है। पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य है सिक्किम। तो अब इसमें क्या करेंगे, कृत्रिम तरीके का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसमें कई टर्म आएंगे जिनको हम बाद में समझेंगे। तो एक काम करो, थोड़ा इसके नीचे स्टार बना के लिखो, 2-4 लाइन लिखो। 2016 सादिक भाई, 2016 क्या, 2016 का मतलब क्या? कोई फिल्म आ रही है क्या? 2012 आई थी, 2016 कोई आ रही है, बता रहे हैं क्या है 2016? बोलो। 2016 सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बना, बहुत बढ़िया। ठीक है, फैक्ट के तौर पे आप याद करें तो अच्छी बात है। 2016 में सिक्किम को ऑर्गेनिक राज्य, पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे और भी हम कुछ राज्यों के बारे में देखेंगे कि क्या है। थोड़ा सा इसमें चाहो तो अभी बेसिक परिचय कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखो कैसे लिखोगे, लिखो जैविक कृषि का अर्थ लिखो थोड़ा सा, फिर डिटेलिंग तो कल से करेंगे। जैविक कृषि का अर्थ फसल उत्पादन की उस तकनीक से है, फसल उत्पादन की उस तकनीक से है जिसमें रासायनिक वही बात जो लिखा हूं, रासायनिक उर्वरक और खाद में अंतर बताऊंगा मैं। उर्वरक को बोलते हैं फर्टिलाइजर, खाद को बोलते हैं मैन्यूर। तो करेंगे इस पर बात आगे। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों फिर कॉमा लगा के लिखो शाकनाशकों, फिर कॉमा लगा के लिखो पादप वृद्धि नियामकों। देखेंगे पादप वृद्धि नियामकों के बारे में। पादप वृद्धि नियामकों और पशुओं के भोजन में, भाई कृषि में तो पशुपालन भी होता है ना, और पशुओं के भोजन में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। पशुओं के भोजन में किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उचित फसल चक्र अभी बता रहा हूं क्या होता है। उचित फसल चक्र कंप्लीट कर लो। फिर उचित फसल चक्र कॉमा फसल अवशेष, फसल के जो अवशेष बचेंगे, पुआल वगैरह बचते हैं ना, जो उसके चीज़ें, उसको खेत में ही डालो, उसमें उर्वरा बनेगी। इसको देखोगे तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाते हैं लोग, पराली बोलते हैं, पराली जलाना। तो उसको गलाने के लिए अभी हमने कुछ रसायन बना लिए हैं, कुछ चीज़ें बना ली हैं जैविक चीज़ों का। पूसा डिकम्पोजर करके कैप्सूल है, उसको डालो तो वो जल्दी से सड़ जाते हैं। करेंगे इस पर बात आगे हम। अवशेष क्या लिखे हैं, फसल चक्र कॉमा फसलों के अवशेष कॉमा पशुओं का गोबर व मलमूत्र कॉमा पशुओं का गोबर व मलमूत्र, फिर कॉमा लगाओ। सब कुछ जो आता है लिख लेते हैं। फसल चक्र में दलहनी फसलों का प्रवेश, फसल चक्र में दलहनी बताया ना कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे, आगे देखेंगे। दलहनी फसलों का प्रयोग, फसल चक्र में दलहनी फसलों का प्रयोग कॉमा हरी खाद क्या है बताऊंगा आपको।
हरी खाद और अन्य जैविक तरीकों द्वारा, हरी खाद एवं जैविक तरीकों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना। पौधों के पोषक तत्व क्या होते हैं देखेंगे हम, 3 होते हैं NPK, ठीक है ना। पौधों के पोषक NPK 3 मतलब बृहद वाले होते हैं, फिर मध्यम कुछ होते हैं, फिर सूक्ष्म होते हैं। आर्नोन नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने बताया कि 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या बृहद स्थूल वाले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा हैं, और पौधों के लिए स्थूल वाले काम NPK करते हैं। हमारे सूक्ष्म विटामिन और खनिज हैं, उनके सूक्ष्म देखेंगे हम, और चीज़ें अलग चीज़ें आएंगी, जिंक आएगा, सेलेनियम आएगा, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। उनके बीच में मध्य भी होता है, कुल 16 होते हैं, तो पढ़ेंगे उसको। अभी तो लिख लो इसको, बेसिक वाला आज की कहानी करो। क्या लिखे हो? पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना, पौधों के पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना एवं जैविक विधियों द्वारा कीट पतंगों एवं खरपतवारों का नियंत्रण करना है। एवं जैविक विधियों द्वारा कीट पतंगों एवं खरपतवारों का नियंत्रण करना है, खरपतवारों का नियंत्रण करना है। देखो कितनी बातें इसमें हैं, आगे हम एक एक को तोड़कर डिटेल में देखेंगे। फसल चक्र समझ लो क्या है। फसल चक्र मतलब होता है कि आप तार्किक तरीके से फसल उगाओ। इसका सिद्धांत भी आगे हम लिख लेंगे। जैसे मान लो एक दलहनी फसल आपने ले लिया, दाल वाली फसल ले लिया, तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया है, तो अब ऐसी फसल लो जो गेहूं वगैरह ले लो जिसमें दलहनी फसल नहीं है, फिर बाद में बरसीम वगैरह लगा दो। तो इस तरीके से तार्किक तरीके से अलग अलग फसल उपजा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फसल चक्र। फसल चक्रण के कई रूप होते हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, त्रिवर्षीय, वो सब हम आगे देखेंगे कि फसल चक्र के क्या है। अभी इतना समझ लो। अब उसके जस्ट नीचे लिख लो कि जैविक खेती के निम्नलिखित अवयव होते हैं। फिर आगे एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे, बस ये नीचे लिख लो जैविक खेती के अवयव। जैविक खेती के कई लोग तो क्या है, पहले दिन की क्लास का जो ये टीजर है ना, इसी से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पुराने देखना क्वेश्चन कहीं आए होंगे ना, तो इतनी बातों से ही कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी डिटेलिंग तो हमने किया ही नहीं है। जैविक खेती के अवयव, जैविक खेती के अवयव क्या क्या हैं, तो मैं इधर वाला मिटा देता हूं, इधर वाला, क्योंकि इधर वाला तो मुझे लगता है कि इसका ले लिया था मैंने पिक। जैविक खेती के अवयव क्या क्या होंगे, तो जैविक खेती के अवयव बना लो कि क्या क्या रहेगा। अवयव जो लिखे हैं ना ऊपर, उसी को डायग्राम रूप दे दो कि बार बार इतना चीज़ें पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसी में से निकालो। देखो सबसे पहले जैविक खेती के अवयव में क्या रहेगा, कभी मान लो यही पूछ ले 5 नंबर वाले में तो केवल डायग्राम बना के लिख देंगे, बात बन जाएगा। एक एक लाइन इसमें मिट्टी का चुनाव, इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड आजकल मिल रहा है। सोइल हेल्थ कार्ड बताएंगे, उससे मिट्टी की स्वस्थता पता चलती है। हमारी स्वस्थता कैसे, मान लो शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, एक थर्मामीटर देता है, मुंह में दबा लो या बगल में दबा लो, देख लेता है, बोलता है कि यार आपको तो बुखार है। ब्लड टेस्ट करा देता है तो पता चल जाता है कि डेंगू है कि मलेरिया है या फिर ऐसे ही हो गया है, चाय में डुबो के, या फिर और कोई किसी कारणवश किसी दर्द के कारण हो गया है। कई बार कुछ दर्द रहते हैं तब भी बुखार हो जाता है। तो हाँ ठीक है, तो मिट्टी का चुनाव कर लेंगे, मिट्टी की स्वस्थता देखेंगे कि मिट्टी में किस प्रकार के पोषक तत्व हैं, NPK डिटेलिंग करेंगे हम काफ़ी अच्छे से, और नून साहब की बात भी देखेंगे। प्रजातियों का चुनाव, जैसी मिट्टी है वैसा प्रजाति का चुनाव करो। नाइट्रोजन नहीं है मिट्टी में तो गेहूं मत उगाओ, दलहनी फसल उगा लो। प्रजातियों का चुनाव करो कि किस प्रजाति को उगाना इस मिट्टी पे सही रहेगा। उसके बाद जैविक खाद का प्रयोग करना है इसके घटक में, इसके अवयव में। वही बात जो ऊपर लिखे हैं ना, उसको एक डायग्राम फॉर्म ले रहे हैं कि एग्जाम में इन कीवर्ड को दिमाग में बस रखेंगे तो काम चल जाएगा। जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जैविक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और क्या, हरी खाद का प्रयोग करेंगे,
ऊपर की ही बातें हैं, इसको कीवर्ड को दिमाग में रखना है। सारा चीज़ तो मिला के तुम लोग हिंदी लिख ही लोगे। हरी खाद, उसके बाद क्या है, दलहनी फसलों का प्रयोग। दलहनी फसलों का प्रयोग आपको जरूर करना है। मूंग, उड़द, कुछ भी दलहनी फसल जरूर उगाओ। दलहनी फसलों का प्रयोग, ऊपर की बातों से ही एक कीवर्ड निकाल रहे हैं कि इन कीवर्ड को शामिल करना है अपने आंसर में। फसल अवशेष का प्रबंधन करना है। फसल अवशेष का प्रबंधन करना है। जो फसल का अवशेष बच गया है उसको मिट्टी में ही दबा दो। मिट्टी में नहीं दबा सकते तो उसको आजकल पूसा, डिकम्पोजर, इस टाइप के कैप्सूल आ रहे हैं, उसको पानी में घोल के छिड़क देंगे, 7-8 दिन में वो सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएंगे, उर्वरता अच्छी खासी बनी रहेगी। फसल के अवशेष का प्रबंधन करो। उसके बाद क्या करना है, खरपतवार का नियंत्रण जैविक तरीके से करना है। ऊपर की बातों को ही कीवर्ड ले रहे हैं। खरपतवार का नियंत्रण करना है जैविक तरीके से, कैसे करेंगे बताऊंगा। और कीट एवं रोगों का नियंत्रण भी कैसे करेंगे, कीट व रोगों का नियंत्रण भी कैसे करेंगे जैविक तरीके से। एक तुम लोगों को अभी एग्जाम्पल बताता हूं कि हम लोग पढ़ेंगे शून्य बजट कृषि, तो उसमें एक टर्म आएगा क्षयम। क्षयम क्या है, 3 चीज़ों को मिला के क्षयम बनता है, प्रीलिम्स में कभी पूछ ले। एक तो गोबर मिला लो, गौमूत्र मिला लो। गौमूत्र बड़ा काम की चीज़ है। आजकल लोग सुबह सुबह उठ के एक ढक्कन ले रहे हैं। आप लोगों में से भी मुझे लगता है कि कुछ लोग ले रहे होंगे। कितने लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं? सभी? अच्छा, कृष्णा कुशवाहा करता है, तो कितने ढक्कन लेते हो? 2 ढक्कन की 1 ढक्कन? एक फिल्म आई थी उसमें ये तो परिष्कृत रहता है, मतलब इसको शुद्ध करके दिया जाता है, जो बोतल में मिलता है पतंजलि में और बाकी जगहों पे। गांव में लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। एक फिल्म देखे होगे बाप जी को, बाप जी डायरेक्ट ही उसी से नहाते भी हैं और थोड़ा बहुत ले भी लेते हैं। खैर, डॉक्टर देखे हो पिक्चर, एक पिक्चर आई थी राउडी राठौर, उसमें बाप जी नहाते हैं, तो नहाने के बाद अंत में थोड़ा बहुत उसका शरीर पे छिड़काव करते हैं और 1 अंजुल पीते भी हैं। खैर, इसमें है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, तभी तो ये औषधि है। ले सकते हो, ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। गोबर, गौमूत्र और हरी मिर्ची का घोल मिला के छिड़कते हैं, तो इससे भी कीटनाशकों का नियंत्रण होता है। इसको क्षयम कहा जाता है, क्षयम। शून्य बजट कृषि में बताऊंगा। तो इस टाइप की चीज़ों का प्रयोग करना है जैविक कृषि में। दूसरी चीज़ क्या है, आज जैविक कृषि के जो उत्पाद हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो महंगे बिक रहे हैं। पिछली क्लास में बताया था कि अगर आप जैविक कृषि लेने जाओगे, 1 मिनट, किसी का मैसेज है। ठीक है, तो जैविक कृषि के सामान का जैविक उत्पाद खरीदने जाओगे तो काफ़ी महंगे मिलेंगे, नॉर्मल वाले सस्ते मिलेंगे। ऑन्डोर बताया था ना कि ऑन्डोर में जाओगे तो 50 रुपये किलो चीनी मिल जाएगा, और जैविक वाला लोगे तो 200 रुपये, 250 रुपये भी मिलेगा। कभी जाके देखना। और जिसके पास पैसा है वो ऑर्गेनिक खा रहा है, अब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो यही खा रहा है। और पैसा जब कमाना है तो पीएससी निकालना है, तभी जैविक खा पाओगे, नहीं तो जैविक नहीं खा पाओगे। तो इस तरीके से हमने आज इस चैप्टर में बेस बनाने का प्रयास किया कि ये चैप्टर का मतलब क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर इस सूक्ष्म जीव जो हैं वहाँ से कहानी आगे करेंगे कि किस क्षेत्र में उनका क्या रोल है, कैसा रोल है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी लेना है और 5 बजे से सुबह से क्लास चल रही है कंटिन्यूअस। तो इतनी बात में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, इतनी बात में अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। जितना हमने यहाँ बात किया है, अगर इसमें कोई दिक्कत लगे, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया? मैं तो एकेडमी भी आ गई, बहुत बढ़िया। तो तुम लोग उज्जैन थे, उज्जैन से एकेडमी आ गए। चलिए, एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल इसके आगे बढ़ाएंगे, इतना आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। और
एनसीईआरटी जो बताया वो पढ़ लेना। 8वीं क्लास का चैप्टर 2 मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी हर्षवर्धन को डाल दूंगा, वो ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। चलिए ये क्या बोल रहे हैं, पिक सेंड कर दीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये तो पढ़ेंगे ही आगे, पिक तो मैं ग्रुप में डाल ही दूंगा, बाकी वो एनसीईआरटी पढ़ लेना। अभी आज तो सिर्फ हमने बेसिक समझा है चैप्टर के बारे में, अब आगे धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं कल, और ऑफलाइन क्लास में आज ही मिलेंगे शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे, अजीब टाइम हो गया है। चलो मिलते हैं, सबको जप नाम।